बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एनालिटिक फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्प्लेक्स एनालिसिस का, क्योंकि नेक्स्ट जो भी हम थ्योरम रिजल्ट पढ़ेंगे उसमें एनालिटिक फंक्शन से ही कुछ कहा जाएगा कि लेट एफ बी एनालिटिक फंक्शन। मतलब कुछ आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अगर आप कम्प्लेक्स एनालिसिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनालिटिक फंक्शन बहुत अच्छे से इसकी समझ होनी चाहिए। चलो हम इसका स्टार्ट करते हैं एनालिटिक फंक्शन। लेकिन एनालिटिक जिस तरह मोस्टली हम स्टूडेंट से पूछा जाता है वो यही कह रहे होते हैं कि कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन इसका सेट टू बी एनालिटिक फंक्शन। दैट दैट इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। पर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। कम्प्लेक्स फंक्शन के बाद हम डिफरेंशिएशन का अच्छे से समझने के बाद आप डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एनालिटिक एंड डिफरेंशिएशन। पहले हम कम्प्लेक्स फंक्शन डिफरेंशिएशन, देन हम एनालिटिक फंक्शन अंडरस्टैंड करते हैं कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएशन फंक्शन क्या होता है, और उससे पहले हम कम्प्लेक्स फंक्शन को समझते हैं। और उम्मीद है इंशाल्लाह इस वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे एनालिटिक फंक्शन को लेकर वो इंशाल्लाह सारे दूर हो जाएंगे। कंप्लीट डिटेल के साथ इस वीडियो को हम कवर करेंगे, ईच एंड एवरी कंसेप्ट एंड प्रॉपर्टी को लेकर एनालिटिक फंक्शन। आप इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा है तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि फिर आपका कोई भी जो डाउट एनालिटिक फंक्शन को लेके था वो कभी नहीं होगा। और कम्प्लेक्स एनालिसिस को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके नेक्स्ट थ्योरम और रिजल्ट को समझने के लिए आप एनालिटिक फंक्शन की अच्छे से समझ होनी चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप कम्प्लेक्स फंक्शन से। कम्प्लेक्स फंक्शन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, कम्प्लेक्स फंक्शन इज अ फंक्शन फ्रॉम कम्प्लेक्स नंबर्स टू कम्प्लेक्स नंबर्स। या फिर आप इस तरह से कह लें कि इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम that has a subset of complex numbers as a domain and a set of complex numbers as a codomain. For example, complex function is a function from its domain subset of complex numbers जिसकी डोमेन एंड कोड डोमेन दोनों ही सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स होती है। इस तरह से हम कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि कम्प्लेक्स फंक्शन इज अ फंक्शन दैट फ्रॉम कम्प्लेक्स नंबर्स टू कम्प्लेक्स नंबर्स होता है कम्प्लेक्स फंक्शन। जो कम्प्लेक्स एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर्स उनके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। फर्स्ट चैप्टर की जो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या ऑप्शंस भी। जिस तरह रियल एनालिसिस में इंटीग्रेशन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी होता है, उसी तरह कम्प्लेक्स एनालिसिस में भी लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन होता है, वो हम सारा अंडरस्टैंड करते हैं। देन एनालिटिक फंक्शन को भी अंडरस्टैंड करते हैं क्या होता है। जिस तरह हम डेरिवेटिव चेक करते हैं, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट चेक की जाती है, लेकिन एनालिटिसिटी हम पॉइंट और उस पॉइंट के नेबरहुड पे चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंशिएबिलिटी को किस तरह से डिफाइन करेंगे फॉर अ कम्प्लेक्स फंक्शन। सपोज दैट अ कम्प्लेक्स फंक्शन f is defined in a neighborhood at a point z naught z is equal to z naught पे कम्प्लेक्स फंक्शन f एक किस तरह से डिफाइन है, f जिस तरह y is equal to f of x लिया जाता है रियल एनालिसिस में, यहाँ कम्प्लेक्स में हम w is equal to f of z लेते हैं। लेट्स सपोज दैट w is equal to f of z is a function defined in the neighborhood of z is equal to z naught. Then derivative of f at z naught denoted by f dash of z naught is equal to limit del z approaches to 0 f of z naught plus del z minus f of z naught over del z। इस तरह से हम कम्प्लेक्स फंक्शन की डिफरेंशिएशन को डिफाइन करते हैं। इसको जो इसका डेरिवेटिव होता है कम्प्लेक्स फंक्शन का, इस तरह से भी डिनोट किया जाता है एफ डैश ऑफ जी नॉट, या फिर इस तरह इसको डब्ल्यू डैश से भी ज़ाहिर किया जाता है, या फिर आप इसको डी डब्ल्यू ओवर डी जी भी डी से भी डिनोट किया जाता है, या फिर डिफरेंशियल कम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव एट अ पॉइंट हो डी डब्ल्यू ओवर डी जी एट पॉइंट जी नॉट, इस तरह से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। इस तरह से भी नोट किया जाता है, बुक्स में इस तरह से भी लिखा हुआ है। कम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए जो मैं बुक फॉलो कर रही हूँ वो डैनियल जी झील की बुक है कम्प्लेक्स एनालिसिस की, उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। उसके रिलेटेड एग्जांपल्स एंड थ्योरम्स वगैरह वो आपको बता दिया, आप देख सकते हैं, खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एनालिटिसिटी पे जाने से पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी को अच्छे से एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम एनालिटिसिटी को डिस्कस करेंगे ताकि आप दोनों के दरमियान फ़र्क कर सकें कि
जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज अ एनालिटिक फंक्शन, दैट इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन. So let's first understand the differentiability and then analyticity, so that you can differentiate what's the difference between differentiability and analyticity of a complex function. Let's suppose that we have a complex function f of z is equal to z square, या इसको w is equal to f of z, जिस तरह complex एनालिसिस में y is equal to f of x रियल एनालिसिस में हम यूज़ करते रहे हैं, बहुत बार हमने यूज़ किया, बल्कि हर क्वेश्चन, हर थ्योरम, हर कॉन्सेप्ट में ही हम रियल एनालिसिस में यूज़ करते हैं. इस तरह कम्प्लेक्स एनालिसिस में हम कम्प्लेक्स फंक्शन w इज इक्वल एफ ऑफ जी से उसे डिनोट करें. मैंने यहाँ पे फंक्शन लिया जी स्क्वायर. अब मैंने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ऑफ द फंक्शन जी स्क्वायर की. तो इसमें बाय डेफिनेशन हम चेक करेंगे. पहले इसमें मैंने चेंज लगाया एफ ऑफ जी प्लस डेल जी इज इक्वल टू जी प्लस, अगर जी एफ ऑफ जी है तो जी स्क्वायर, तो एफ ऑफ जी प्लस डेल जी, जी को मैंने रिप्लेस किया विद जी प्लस डेल जी, तो इधर जी प्लस डेल जी का स्क्वायर आ जाएगा. इसके स्क्वायर को आप ओपन करें, जी स्क्वायर प्लस डेल जी स्क्वायर प्लस 2 डेल जी, तो दोनों को आप डिफरेंस लें तो जी स्क्वायर नेगेटिव जी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट अगर इन दोनों में से अगर डेल जी कॉमन लें तो डेल जी इंटू डेल जी प्लस 2 जी ओवर डेल जी, तो ये इससे कैंसिल हो गया. हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा डेल जी प्लस 2 जी, इस पर लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास रिमेनिंग 2 जी ही आ जाएगा. और यहाँ पे एफ ऑफ डैश ऑफ जी इज इक्वल टू 2 जी. तो ये मैंने हर मतलब ये डिफरेंशिएबल है एट एवरी पॉइंट, कि हर जगह ही ये डिफरेंशिएबल है. अगर इसको स्पेसिफिक पॉइंट के लिए अगर हम चेक करें तो इसे कह सकते हैं डैश ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू 2 जी नॉट. ये स्पेसिफिक पॉइंट के लिए भी इसकी डिफरेंशिएबिलिटी इस फंक्शन की चेक की जा सकती है. और यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो फंक्शन है एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है. एफ ओ जी इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल. इसको ऐसे कह लें, ये एट अ पॉइंट के लिए है. वैसे जो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से इसे एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए चेक की जाती है, उसकी एक डेफिनेशन इस तरह से भी है कि आप डैश ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू लिमिट z approaches to z naught f of z minus f of z naught over z minus z naught एट अ पॉइंट. अगर आपने किसी फंक्शन कम्प्लेक्स फंक्शन की डिफरेंशिएशन चेक करनी तो आप ये बाय डेफिनेशन ये भी लगा सकते हैं. और या फिर अगर आपको पॉइंट नहीं पता या आप हर एवरी पॉइंट के लिए चेक करना चाहते हो तो आप ये डेफिनेशन भी लगा के चेक कर सकते हैं. इस फंक्शन को हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है एट एवरी पॉइंट या एट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर. यहाँ हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट या डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एट एवरी पॉइंट जी. ये जी के हर पॉइंट के लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है. मतलब डिफरेंशिएबल है कि जब हम एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन और कंसेप्ट समझेंगे तब हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन है या ये फिर ये जो एग्जांपल है ये एनालिटिक भी है एवरीवेयर. ये हम आगे जाके इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. जो एग्जांपल थी ये ऐसी मैंने एग्जांपल ली जो डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर या डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट था. लेकिन नेक्स्ट अब जो हम एग्जांपल करेंगे वो ऐसी एग्जांपल होगी जो नोवेयर डिफरेंशिएबल होगी. किसी भी पॉइंट के लिए वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. लेट्स सी बस एक ऐसी एग्जांपल एफ ओ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 ओटा वाई जो नो वेयर डिफरेंशिएबल है. लेट्स सी हाउ इज इट. डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी मैंने फंक्शन लिया है एक्स प्लस 4 आयोटा वाई. जब इसमें एफ ऑफ जी प्लस डेल जी को रिप्लेस किया तो एक्स प्लस, जहाँ एक्स था वहाँ एक्स प्लस डेल एक्स, एंड जहाँ वाई है वहाँ वाई प्लस डेल वाई आ गया. अब बाय डेफिनेशन इसको चेक किया. लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ जी प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल जी. तो नेक्स्ट माइनस एफ ऑफ जी करेंगे तो एक्स माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट 4 ओटा वाई नेगेटिव 4 ओटा वाई ये कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास जो बचेगा रिमेनिंग डेल एक्स प्लस 4 ओटा डेल वाई. एंड इसमें देखेंगे तो हमारे पास ये दो फंक्शन की लिमिट है, लिमिट ऑफ टू वेरिएबल्स. डेल जी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब एक्स भी अप्रोच कर रहा है जीरो को और वाई भी अप्रोच कर रहा है जीरो को. हम टू वेरिएबल से एक वेरिएबल में इसको सपोज कर लेते हैं. लेट्स सपोज दैट वाई इज इक्वल टू एम एक्स, देन डेल वाई इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट डेल वाई इज इक्वल टू एम डेल एक्स. जहाँ आप वाई होगा वहाँ एम एक्स लगा दें, जहाँ डेल वाई होगा वहाँ एम डेल एक्स लगा देंगे. तो हमारे पास जो बचेगा वापस डेल एक्स अगर कॉमन लेके इसको आप कैंसिल आउट कर लें, या डेल एक्स इधर से भी कॉमन ले तो 1 प्लस 4 आयोटा एम, डेल एक्स इधर से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आयोटा एम आ जाएगा. और डेल एक्स से डिनोमिनेटर से डेल एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा
क्योंकि डेल एक्स से खत्म हो गया तो लिमिट भी खत्म होगी, हमारे पास जो रिमेनिंग बचा है 1 प्लस 4 आयोटा एम ओवर 1 प्लस आयोटा एम लिमिट। इसका मतलब ये डिफरेंट वैल्यूज हो। अब ये फंक्शन या फिर ये जो रैशनल हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आई, इसमें एम है तो एम की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये लिमिटिंग वैल्यू डिफरेंट आती रहेगी। और लिमिट तो हमारे पास यूनिक होती है, इसका मतलब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हम जितनी एम की डिफरेंट वैल्यू देते जाएंगे उस तरह इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू भी डिफरेंट होती रहेगी। तो हमारे पास ये लिमिट हम यहाँ से कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट यहाँ यूनिक नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एफ ऑफ जी इज। फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी इज नो वेयर डिफरेंशिएबल, क्योंकि हमने एक किसी भी जेड को हमने स्पेसिफाई नहीं किया था किसी पॉइंट के लिए भी, तो हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी इज नो वेयर डिफरेंशिएबल, दैट इज एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट सी। नो वेयर डिफरेंशिएबल कह दें या नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट ऑफ सी, जी के किसी भी पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है, ये नो वेयर डिफरेंशिएबल की बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 मैंने ली जो नो वेयर डिफरेंशिएबल की है, वो ये है कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट एट जी इज इक्वल टू जी नोट। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर किसी भी फंक्शन में जी बार, ये नेक्स्ट मैं जब वीडियो में करवाऊंगी कि जिस भी फंक्शन में जी बार आ जाता है, ये जी बार को कंटेन करती है, फंक्शन कभी भी मतलब एनालिटिक नहीं होता। ये हम नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह से कैसे। तो फिलहाल इसकी ये नो वेयर की डिफरेंशिएबल की एग्जांपल अगर आपसे पूछी जाए तो वो एक ये भी एग्जांपल बनती है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी बार एट जी इज इक्वल टू जी नोट कर लें, या जी पे ही आप इसको चेक कर लें। और एक ये एग्जांपल एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 आयोटा वाई, ये भी जो ऐसा फंक्शन है, ऐसा कम्प्लेक्स फंक्शन है जो नो वेयर डिफरेंशिएबल है, किसी भी पॉइंट के लिए ये जी के किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और किस तरह से नहीं है ये हमने भी चेक किया। और जी जो हम ये आपको पता होगा, ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, और डेल जी लें तो डेल एक्स प्लस 4 डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई हो जाता है। वही एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। वही एग्जांपल लिए ताकि वो इसको अंडरस्टैंड कर सकें किस तरह से वो फंक्शन जो था एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी बार नो वेयर डिफरेंशिएबल है। लेट्स सी एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी बार डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, मैंने यहाँ कम्प्लेक्स फंक्शन जी बार लिया एट जी इज इक्वल टू जी नॉट। अगर किसी पे स्पेसिफिक पॉइंट पे चेक करना है तो एफ डैश ऑफ जी नॉट लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जी नॉट प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर डेल जी। तो यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करें तो एफ ऑफ जी नॉट एफ ऑफ, या फिर इस तरह से भी ले सकते हैं या ये डेफिनेशन भी लगा सकते हैं अगर स्पेसिफिक पॉइंट है आपके पास। तो एफ ऑफ द डैश ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जी माइनस एफ जी नॉट, जो भी पॉइंट दिया जाएगा इस फंक्शन के अंदर आप रख के वो वैल्यू यहाँ लगा देनी है जी माइनस जी नॉट। और जी कॉन्जुगेट है तो जी बार माइनस जी नॉट बार ओवर जी माइनस जी नॉट हो जाएगा। और यहाँ से हम सपोज कर लेते हैं कि एच है, एच इज इक्वल टू जी माइनस जी नॉट, इसको ताकि अंडरस्टैंड कर सके जो हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। लेट एच इज इक्वल टू जी माइनस जी नॉट एंड एच बार जो होगा वो जी बार माइनस जी नॉट बार हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लगाएं तो एच बार ओवर एच एंड लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू जीरो। इसके आप दो केस बन जाते हैं कि अगर केस 1 इफ एच इज रियल, अगर एच आपका रियल है तो इसका इमेजरी पार्ट भी दोनों तरफ जीरो हो जाएगा, इमेजरी पार्ट जीरो होगा, रियल ओवर रियल कैंसिल होकर हमारे पास जो डैश ऑफ जी नोट की वैल्यू होगी वो 1 आ जाएगी। किस तरह से, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इफ एच इज रियल, रियल है मतलब प्योरली प्योर रियल होगा और इमेजरी पार्ट उसका जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया ए प्लस एटा बी, अगर मेरे पास ये कम्प्लेक्स नंबर होता प्योरली, अगर मैं इसे रियल बोल रही हूँ तो इमेजरी पार्ट इसका जीरो हो जाएगा और नीचे भी फिर वही होगा। और इसका कॉन्जुगेट लेने पे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव हो या प्लस हो साथ में जीरो ही आएगा और ये कैंसिल होकर हमारे पास जो एच होगा वो वैल्यू 1 देगा। इस तरह इसका केस 2 बनता है इफ एच इज इमेजनरी, अगर इमेजनरी हो जाए तो रियल पार्ट इसका जीरो होगा, दोनों इमेजनरी लेकिन ऊपर कॉन्जुगेट है, लेकिन वो ऊपर फिर नेगेटिव के साथ आएगा और नीचे पॉजिटिव के साथ आएगा, तो कैंसिल होकर हमारे पास जो वैल्यू एच की आएगी वो हमारे पास -1 की वैल्यू आएगी। तो एफ डैश ऑफ जी नोट हमारे पास -1 आएगा। इसका यहाँ से भी देख सकते हैं कि कभी रियल है तो 1 आ रही, कभी -1 आ रही है, तो लिमिट यहाँ पे भी यूनिक नहीं है। यहाँ कह सकते हैं कि लिमिट इज नॉट यूनिक, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी बार इज नो वेयर डिफरेंशिएबल। यहाँ भी हमने किसी स्पेसिफाई नहीं किया था कि इसकी एग्जैक्ट क्या है डेफिनेट वैल्यू तो इस पॉइंट की। तो जी इज इक्वल टू जी नोट के लिए हमने चेक किया जी इज इक्वल टू जी नोट, या सिंपली हम जी पे भी चेक करें तो फंक्शन हमारे पास नो वेयर डिफरेंशिएबल होगा, या कह सकते हैं कि इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट ऑफ जी। सो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी बार इज नो वेयर डिफरेंशिएबल। ये सेकेंड एग्जाम्पल थी जो मैंने पीछे बताई थी, वही एग्जाम्पल है ये।
फिर से मैं बता दूं, ये एग्जांपल जो भी मैं करवा रही हूँ ये सारी डिफरेंशिएबल के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए है। बाद में हम एनालिटिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे ताकि आप जो कहते हैं कि एवरी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन इज एनालिटिक, तो आप अब फ़र्क कर सकेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबल ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी मोड स्क्वायर। यहाँ मैंने फंक्शन लिया जी इज इक्वल टू जी नॉट पे लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू जीरो जी मोड स्क्वायर माइनस जी नॉट स्क्वायर ओवर जी माइनस जी नॉट। लिमिट ली और जी मोड जो स्क्वायर जो होता है ये हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शन की प्रॉपर्टी, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जी इंटू जी कॉन्जुगेट या जी इंटू जी बार भी लिख सकते हैं। अगर जी मोड स्क्वायर है तो जी इंटू जी कॉन्जुगेट या जी बार लिख सकते हैं माइनस जी नॉट बार ओवर जी माइनस जी नॉट। तो नेक्स्ट मैंने खुद से इसके अंदर प्लस और माइनस किया टू सॉल्व जी इंटू जी बार प्लस, ये मैंने प्लस किया प्लस और माइनस किया जी बार जी नॉट माइनस जी बार जी नॉट के साथ, तो इसको प्लस और माइनस किया। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों में से अगर मैं इन दोनों में से जी बार मैं अगर कॉमन लूँ तो मेरे पास जी माइनस जी नॉट अंदर बच जाएगा। और यहाँ से अगर इन दोनों से मैं जी नॉट कॉमन लूँ तो मेरे पास जी बार माइनस जी नॉट बार बच जाएगा और नीचे जी माइनस जी नॉट है। तो अब लैदा लैदा जाएगा तो इधर से खत्म नहीं होगा क्योंकि ऊपर जी बार है और नीचे सिंपल जी है। तो हमारे पास बचेगा जी, ये वैसे ही आ जाएगा जी नॉट इंटू जी, और इसका ये हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स की कि हमारे पास जी इंटू जी नॉट होल बार हो तो हम इसके बार को सेपरेट आउट भी कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मैंने यही यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई कि इनका सेपरेट बार था, मैंने होल बार कर दिया अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शंस। सो जी माइनस जी नॉट ये हमारे पास रिमेनिंग बटा, यहाँ से मैंने फिर अगेन सपोज किया जी माइनस जी नॉट को मैंने अगर एच लूँ तो एच बार जो मेरे पास होगा वो आ जाएगा जी माइनस जी नॉट बार, ये आ जाता है। अगर लगाऊं तो लेट लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू जीरो जी बार प्लस जी नॉट एच बार ओवर एच, ये आ गया। नेक्स्ट अगर यहाँ पे भी दो केस बन जाते हैं, इफ एच इज रियल, अगर एच हमारे पास रियल होगा तो मेरे पास ये वन आएगा जी बार प्लस जी नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर मेरे पास एच अगर इमेजिनरी हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा जी बार माइनस जी नॉट। इसका यहाँ पे भी लिमिट देख सकते हैं, कभी प्लस होके वही फंक्शन आ रहे हैं कभी माइनस होके आ रहे हैं, तो इसका यहाँ पे भी लिमिट यूनिक नहीं है। तो यहाँ एफ ऑफ जी इज डिफरेंशिएबल ओनली एट जी इज इक्वल टू जीरो पे भी डिफरेंशिएबल, क्योंकि अगर मैं इसको पॉइंट जो हमने पॉइंट लिया था अगर इसको मैं जीरो कर दूं, यहाँ पे भी जीरो यहाँ पे भी जीरो, तो ये लिमिट जी बार यहाँ पे जो अगर रियल एज है तभी ये जी बार वैल्यू दे रहा है, और अगर ये इमेजरी है तब भी जी बार से को ही कुछ ऐसी वैल्यू ही आएगी जो दोनों की सेम हो जाएगी, लेकिन सिर्फ उस पर जब जी जीरो होगा तभी ही ऐसा हो रहा है। और कोई और अगर हम जी यहाँ कोई और भी वैल्यू लें, यहाँ प्लस होके कोई और वैल्यू आएगी, यहाँ माइनस होके कोई और वैल्यू होगी, सिर्फ एट जी इज इक्वल टू जीरो पे ये डिफरेंशिएबल है और कहीं पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि एफ जी इज डिफरेंशिएबल ओनली एट जी इज इक्वल टू जीरो, या जी जीरो पे ये डिफरेंशिएबल है और किसी पॉइंट पे के लिए भी ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है क्योंकि लिमिट यूनिक नहीं आती। फिर कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है अगर ये पॉइंट हमारा जीरो। एनालिटिक फंक्शन से पहले हम एक और कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं जिसमें आ जाता है रेगुलर पॉइंट। रेगुलर पॉइंट को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। complex function मैंने बताया था w is equal to f of z and its domain and codomain are the set of complex numbers, and next we will discuss regular point। ये सब कुछ मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि एनालिटिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और हमेशा वो माइंड में रहे, नेक्स्ट आप कभी भूले ना, जो भी आपकी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो सके। कम्प्लेक्स फंक्शन नेक्स्ट है रेगुलर पॉइंट। Regular point, for example, let's suppose that we have a function w is equal to f of z and its codomain and domain are the set of complex numbers, and let z नॉट belongs to set of complex numbers। हमारे पास z नॉट जो है वो एक complex numbers है from the set of complex numbers। complex number हमने लिया and w is equal to f of z वो already ऊपर define है, w is equal to f of z, we say z is equal to z naught, we say z is equal to z naught is a regular point, is a regular point। हम z naught को कहेंगे कि वो रेगुलर पॉइंट है if there exist डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। हमें कोई there exist का मतलब होता है कम से कम कोई एक भी अगर डेल्टा हमें ऐसा मिल जाता है सच दैट इस तरह से कि z माइनस जी नॉट मोड ऑफ z माइनस जी मोड लेस देन डेल्टा हो,
देन एफ ऑफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट जी। इसका क्या मतलब है कहने का? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक कम्प्लेक्स प्लेन है, कम्प्लेक्स प्लेन से मैंने एक पॉइंट लिया जी नोट, जी नोट, अब मुझे कोई जी नोट इस पॉइंट का एक ऐसा नेबरहुड मिलना चाहिए, एक ऐसा नेबरहुड जी नोट का ऐसा मिलना चाहिए जिसके हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो इस जी नोट को फिर इस फंक्शन का रेगुलर पॉइंट कहूंगी। और एफ ऑफ जी इज डिफरेंशिएबल at every point z या at everywhere every point z। फिर हम फंक्शन को कहेंगे उस जी नोट इस फंक्शन का रेगुलर पॉइंट है, अगर उसके हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जी नोट हमारा इस फंक्शन का रेगुलर पॉइंट होगा। लेट एफ ऑफ बी अ फंक्शन। नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, लेट्स सपोज दैट लेट f be a function from d to c, d is a subset of a complex numbers and d to c is a complex function is an analytic function। ये हम कहेंगे कि ये हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन होगा। एवरी पॉइंट ऑफ डी, डी हमारे पास जो भी डोमेन दी जाएगी उस पॉइंट का, अगर उस डोमेन का हर पॉइंट ही अगर रेगुलर पॉइंट है तो हम उस फंक्शन को कहेंगे कि वो एनालिटिक फंक्शन है। वंस अगेन इसको अंडरस्टैंड करें कि एनालिटिक फंक्शन हमारा क्या होगा, कि एनालिटिक फंक्शन उसकी डोमेन एंड कोडोमेन सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होगी एंड इज एन एनालिटिक फंक्शन कहेंगे इस एफ को इफ एवरी पॉइंट ऑफ डी इज अ रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ ऑफ सी, देन एफ इज कॉल्ड आवर एनालिटिक फंक्शन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमें कोई फंक्शन दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि क्या ये एनालिटिक फंक्शन है या नहीं, तो हम क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या हमारे पास कंडीशन है कि हम उसके जरिए चेक कर सकते हैं कि एनालिटिक फंक्शन है या नहीं। तो नेक्स्ट हम उसको डिस्कस करते हैं। मैं बात कर रही हूँ सी आर इक्वेशंस की। अगर सी आर एनालिटिक फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशंस, बट सी आर इक्वेशंस आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर एनालिटिक फंक्शन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक, बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। एनालिटिक फंक्शन अगर हम किसी एक पॉइंट की भी बात करें तो उस पॉइंट और उस पॉइंट के नेबरहुड में भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल, उस नेबरहुड के हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो वो हम कहेंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है। जितनी भी हम स्मॉलेस्ट, अगर स्मॉलेस्ट भी कोई पॉइंट है हमारे पास, उसका स्मॉलेस्ट भी नेबरहुड लेते हैं तो उसमें अनकाउंटेबल पॉइंट्स होंगे, और वो हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो हम उस पॉइंट पे फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन के वो बोलेंगे। मतलब क्या कि एनालिटिक फंक्शन फिर हम अनकाउंटेबल पॉइंट पे ही डिस्कस करते हैं, और जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है वो हम एक पॉइंट पे, जिस तरह भी मैंने एग्जांपल्स करवाई थी कि नोवेयर डिफरेंशिएबल, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड एट ओरिजिन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। कहीं भी डिफरेंशिएबल ना हो तो ओरिजिन पे भी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है, लेकिन एनालिटिक फंक्शन जो होता है वो अनकाउंटेबल पॉइंट पे ही है। जिस तरह मैंने भी रेगुलर पॉइंट की डेफिनेशन की, अगर रेगुलर पॉइंट क्या कि उस पॉइंट और उस पॉइंट के जितनी भी स्मॉलेस्ट भी देयर एग्जिस्ट का एक ऐसी नेबरहुड मिलनी चाहिए जिस नेबरहुड के हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो वो मेरा पॉइंट रेगुलर पॉइंट है। और एनालिटिक फंक्शन क्या है कि इफ एवरी पॉइंट ऑफ डी, एन डी का हर पॉइंट ही रेगुलर पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ मैं कोई डी ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कोई डोमेन डी ली और उसमें बहुत से पॉइंट है Z1 Z2 Z3, बहुत से पॉइंट है इसके अंदर। अगर ये इसका रेगुलर पॉइंट है तो इस पॉइंट रेगुलर पॉइंट की जो भी स्मॉलेस्ट भी अगर मैं नेबरहुड लेती हूँ तो इसमें अनकाउंटेबल पॉइंट होंगे। स्मॉलेस्ट भी कोई मैं लूँ तो मतलब ये एक पूरी डिस्क होगी, डिस्क के अनकाउंटेबल पॉइंट्स होंगे और अनकाउंटेबल पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो ये फंक्शन मेरा एनालिटिक फंक्शन होगा। डिफरेंशिएबल होगा तो ये फंक्शन मेरा एनालिटिक फंक्शन है। से आप इजीली फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एनालिटिक फंक्शन डिफरेंशिएबल हम नहीं कह सकते। एनालिटिक फंक्शन को सिर्फ कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल कहना ही काफ़ी नहीं होता। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, अगर किसी पॉइंट पे भी एनालिटिक है तो उस पॉइंट के नेबरहुड में भी नेबरहुड के हर पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना पड़ता है, तब वो फंक्शन हमारा एनालिटिक फंक्शन होता है। यहाँ से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन को हम रेगुलर या होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं। ये समटाइम्स यूज्ड एज सिनोनिम्स भी होते हैं फॉर एनालिटिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन क्या होती हैं? सम्स और डिफरेंस या प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ एनालिटिक फंक्शंस इज अगेन एन एनालिटिक फंक्शन ही बनेगा। और इसका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, एनी कांस्टेंट को भी अगर किसी आप एनालिटिक फंक्शन से मल्टीप्लाई करें आपको रिजल्ट में एक एनालिटिक फंक्शन ही मिलेगा उसी डोमेन डी के अंदर। लेट डी बी एन ओपन रीजन देन अ फंक्शन एफ ओ जी एज एनालिटिक इन डी इफ एंड ओनली इट इज डिफरेंशिएबल डी। अगर डी में वो डिफरेंशिएबल है तो उस डी में वो फंक्शन एनालिटिक होगा।
एनालिटिक फंक्शन के कोड डेफिनेशन कम्प्लेक्स फंक्शन w इज इक्वल टू f of z start to be analytic at a point z naught if f is differentiable at z naught and every point in some neighborhood of z naught और z naught के neighborhood पे पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन हमारा एनालिटिक फंक्शन होगा. And a function that is analytic throughout a domain D is called a holomorphic or a regular function. A function is analytic in a domain D if it is analytic at every point in D. ये कुछ डेफिनेशंस थी, इसको आप जिस तरह भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कोई भी डेफिनेशन से, तो आप देख लें. लेकिन वो रेगुलर पॉइंट के हाथ से एनालिटिक फंक्शन को अंडरस्टैंड करना वो मेरे लिए ज़्यादा आसान था. ये भी मैंने डेफिनेशन लिखी हैं कि आप जिस तरह से भी आप अंडरस्टैंड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फॉर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए. लेकिन आप एनालिसिटी के लिए इन एग्जांपल्स को देखें किस तरह से f of z is equal to z bar conjugate of a complex number. As we have already proved that this complex function is nowhere differentiable. अगर ये किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो एनालिटिसिटी की हम बात ही नहीं कर सकते. देन वी से दैट f is not analytic, या इसको nowhere analytic, क्योंकि nowhere डिफरेंशिएबल है तो हम इसको nowhere analytic भी कह सकते हैं, nowhere analytic फंक्शन. और एग्जांपल हमने ये भी डिस्कस कर ली थी, एफ जी इक्वल टू जी मोड स्केयर एट जी इक्वल टू 0 पे ही ये डिफरेंशिएबल था और किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ही नहीं था, तो ये फिर नोवेयर एनालिटिक होगा. क्योंकि एनालिटिक के लिए किसी पॉइंट पे एनालिटिसिटी के लिए उसके पॉइंट और उस पॉइंट के नेबरहुड पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए. लेकिन ये सिर्फ जी 0 पे ही मतलब इसमें x0 y0 उसी पे ही ये डिफरेंशिएबल था, किसी और पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है. तो ये फिर इसको हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएबल ओनली एट z इक्वल टू 0 हैंस द फंक्शन f of z इक्वल टू जी मोड स्केयर इज नोवेयर एनालिटिक. अगर आपको इंटरव्यू में या इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कोई इस तरह की कोई ऐसे एग्जाम्पल दें ऐसे फंक्शन की जो नोवेयर एनालिटिक हो, तो हम कह सकते हैं f इक्वल टू जी बार भी ले सकते हैं. और जो एक ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो बट नोवेयर एनालिटिक हो तो उसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं f इक्वल टू जी मोड स्क्वायर की एग्जांपल दे सकते हैं कि जो डिफरेंशिएबल तो है एट जी इक्वल टू 0 बट नोवेयर एनालिटिक. तो आप देख सकते हैं कि नोवेयर डिफरेंशिएबल है ओनली एट वन पॉइंट बट नोवेयर एनालिटिक. नोवेयर डिफरेंशिएबल implies nowhere analytic. Next example 3 f of z is equal to x plus 4 eta y. As f of z is nowhere differentiable, ये कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं था तो ये फिर एनालिटिसिटी की इसमें भी बात नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते. तो कह सकते हैं f of z is nowhere analytic function is not analytic function. ये 3 एग्जांपल्स थी नोवेयर एनालिटिक की. एंटायर फंक्शंस क्या होते हैं, जिस तरह मैंने एक एग्जांपल करवाई थी f of z is equal to z स्क्वायर. जी स्क्वायर मैंने एक एग्जांपल करवाई थी, सबसे पहले शायद यही मैंने एग्जांपल करवाई थी. तो ये मैंने कहा था ये हर पॉइंट पे इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट या एवरीवेयर डिफरेंशिएबल था. तो जो पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे या हर जगह हर पॉइंट पे कम्प्लेक्स के हर पॉइंट पे ही डिफरेंशिएबल हो तो उसे हम एंटायर फंक्शन कहते हैं. इफ एफ इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन द कम्प्लेक्स प्लेन देन इट इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन. और इसकी एग्जांपल्स हैं पोलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शंस आर द एंटायर फंक्शंस. कम्प्लेक्स पोलिनोमियल फंक्शंस आर एंटायर फंक्शन. कम्प्लेक्स रैशनल फंक्शंस जिसका नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही एक रैशनल कम्प्लेक्स फंक्शंस हों तो वो कम्प्लेक्स रैशनल फंक्शन जो होगा वो एनालिटिक फंक्शन होता है ऑन देयर डोमेन्स के अंदर. तो रैशनल कम्प्लेक्स फंक्शन है पोलिनोमियल की एग्जांपल. पोलिनोमियल के लिए आप एफ जी इक्वल टू जी स्क्वायर की एग्जांपल समझ रहे हैं. मेरे पास एक पोलिनोमियल है जो होल कम्प्लेक्स प्लेन पे ये डिफरेंशिएबल था, ये मेरे पास एंटायर फंक्शन है. रैशनल कम्प्लेक्स फंक्शन की भी एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं. डिफरेंशिएबल इज कंटिन्यूअस, बस कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी. Differentiability is continuous if f is differentiable at 0 at z0 then f is also continuous at 0. अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा. बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, दैट इज देयर डू एग्जिस्ट कम्प्लेक्स फंक्शंस. f इस तरह के कुछ कम्प्लेक्स फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं साइड दैट f इज कंटिन्यूस. पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस तो होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता उस पॉइंट पे. Necessary condition for analyticity suppose that f of z is equal to u of xy plus iota v of xy. एक हमारे पास complex function is differentiable at a point z is equal to x plus iota y. Then the function u and v must satisfy a pair of equations that relate their first order partial derivative. उन्हीं pair of equations को हम CR equations कहते हैं. वो ये होती है कि partial u over partial s is equal to partial v over partial y
एंड पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। इस तरह से भी कह सकते हैं यू का डेरिवेटिव है इस यू एंड वी आर द रियल एंड इमेजिनरी फंक्शंस ऑफ अ कम्प्लेक्स फंक्शन, और यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लें और वो इक्वल आ जाए वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और u का जब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेते हैं वो नेगेटिव ऑफ v ऑफ x के v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के इक्वल आ जाए, या इन दोनों के एक दूसरे के नेगेटिव में अगर इक्वल आते हैं, और u x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v का विद रिस्पेक्ट टू y लें, इन दोनों के अगर डेरिवेटिव्स अगर इक्वल आते हैं तो ये CR पेयर ऑफ CR इक्वेशंस हैं, और ये नेसेसरी कंडीशंस हैं फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक। अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है वो लाजमी है कि वो इन CR इक्वेशंस या फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स पेयर ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया कम्प्लेक्स रैशनल फंक्शन जिसके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में दोनों एक कम्प्लेक्स फंक्शंस हैं जी स्क्वायर ओवर जी माइनस टू। एफ इज एनालिटिक इन डोमेन डी, और ये जो फंक्शन कम्प्लेक्स रैशनल फंक्शन ये डोमेन डी में एनालिटिक होगा एक्सेप्ट या एक्सक्लूडिंग जी इज इक्वल टू टू, क्योंकि जी इज इक्वल टू टू लेंगे तो यहाँ इनफिनिटी या अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, तो जिस पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा उसको निकाल के बाकी जो भी डोमेन में जो फंक्शन होगा उसमें एनालिटिक हो जाएगा। और बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो पॉइंट जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता वो पॉइंट हमारे सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं या जीरोज ऑफ द फंक्शंस होते हैं। ये नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन जब करेंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल है मैंने लिए कम्प्लेक्स पोलिनोमियल फंक्शन से आता है पोलिनोमियल्स वेयर n इज नो नेगेटिव इंटीजर an gn plus an minus 1 gn minus 1 plus up to so on plus a naught, where n is no negative integer is an entire function polynomial and a complex rational function are entire functions का मतलब वो पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक होते हैं। रैशनल फंक्शंस पे आपने बात ये याद रखनी है उनके जीरोस को उनकी सिंगुलैरिटीज को निकाल के। जिस तरह ये एग्जांपल मैंने डिफरेंशिएबल के लिए ऑलरेडी करवा चुकी है, एफ जी इक्वल टू जी के लिए मेरा पोलिनोमियल फंक्शन है और ये एंटायर फंक्शन है और ये एवरीवेयर या हर पॉइंट पे ये एनालिटिक है। एफ ओ जी को मैं लिख सकती हूँ एक्स प्लस एटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर खोलो तो एक्स के माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एटा एक्स वाई, क्योंकि जी इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई होता है। ये इसका u होगा और ये इसका v u ऑफ एक्स। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें तो 2x आ गया, और इस v का विद रिस्पेक्ट अगर y लें तो 2x, ये दोनों इक्वल आ गए। नेक्स्ट पेयर के u का ही डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो माइनस 2y, v का विद रिस्पेक्ट टू जब y लेंगे तो 2x, विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो 2y। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पार्शियल u और पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y, दो ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव्स हैं। पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू नेगेटिव वो पार्शियल v ओवर पार्शियल x के इक्वल है, या फिर यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू नेगेटिव वो वी एक्स। यहाँ से हम कह सकते हैं एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर इज एनालिटिक फंक्शन, या फिर इसे कह सकते हैं कि एवरीवेयर एनालिटिक है, किसी खास पॉइंट पे नहीं, क्योंकि मैंने एक जी लिया था और इसको स्पेसिफाई नहीं किया था किसी भी पॉइंट के लिए, तो ये एवरीवेयर एनालिटिक फंक्शन है। पोलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शन पहले मैंने बताया कि ये एंटायर फंक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल एफ ओ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 एटा वाई, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये नो वेयर डिफरेंशिएबल है, तो ये नो वेयर एनालिटिक भी होगा। इसकी एग्जांपल है, इसमें मैंने एक्स प्लस 4 एटा वाई इसका यू एंड वाई और सी आर इक्वेशंस की हेल्प से आप इसको देख लें किस तरह से कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 1 एंड पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू 4, तो 1 नॉट इक्वल टू 4। यहीं से हम कह सकते हैं कि ये मेरा सी आर इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0 होगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो 0 और इसका विद रिस्पेक्ट लेंगे तो 0। ये तो 0 आ सकते हैं, लेकिन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती पार्शियल ओवर पार्शियल इज इक्वल टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल, क्योंकि ये इज इक्वल टू 1 है और ये इज इक्वल टू 4 है, लेकिन ये 1 नॉट इक्वल टू 4। सो नो वेयर डिफरेंशिएबल एंड नो वेयर एनालिटिक। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सी आर इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन एनालिटिक है। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम कह रहे हैं कि ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है। लेकिन ये सी आर इक्वेशन नेसेसरी कंडीशंस है फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक, ये सफिशिएंट कंडीशंस नहीं है। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखते हैं जो सी आर इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करती हैं लेकिन फंक्शन एनालिटिक नहीं होता उन पॉइंट्स पे। लेट और वी ऑफ एक्स वाई निकालें तो एक्स की प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स के प्लस वाई के, ये यू एंड वी है इसके किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरह से लेते हैं बाय डेफिनेशन, वो मैंने लगाया। और एट 0 0 मैंने इसको चेक किया क्योंकि देखते हैं कि 0 0 पे क्या ये, क्योंकि कोई फंक्शन अगर कहीं भी डिफरेंशिएबल ना हो तो वो कुछ फंक्शंस होते हैं जो रीजन पे हो जाते हैं डिफरेंशिएबल। मैंने इसका पॉइंट 0 0 पे चेक करेंगे जिसको लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 यू ऑफ एक्स वाई एक्स 0 एंड माइनस यू ऑफ 0 0 ओवर एक्स माइनस 0। तो देखें कि यहाँ जहाँ y है वहाँ 0 लगा दे, जहाँ x है वहाँ x, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास एक x ही बचेगा। और दोनों को जब 0 करेंगे तो 0 ओवर 0 0 ही बनेगा, नीचे x है तो यू एक्स माइनस 0 ओवर एक्स
लिमिट ये दोनों को कैंसिल कर देंगे और लिमिट तो अप्लाई नहीं होगी, इक्वल टू 1 ही आंसर आ जाएगा। और जब u का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लूंगी, y डेरिवेटिव लिया तो लिमिट y अप्रोचेस जिसकी रिस्पेक्ट में ले रहे हैं डेरिवेटिव उसी में ही चेंज आएगा और बाकी तो वो जीरो रहेगा। विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे थे तो x आया, विद रिस्पेक्ट टू y अगर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y ही आएगा। ये सेकंड ईयर का कॉन्सेप्ट है कि डेरिवेटिव आपने किस तरह से लेना है। नेक्स्ट y की रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो y आएगा और नेक्स्ट में 0 0 पे चेक करेंगे तो इधर 0 0 ही आ जाएगा, नीचे y माइनस 0 और जहां अब x हो वहां 0, जहां y है वहां y लगा के लिमिट y अप्रोचेस टू 0 तो y क्यूब, ये दोनों 0 हो जाएंगे, y क्यूब ओवर y स्क्वायर, तो इधर से एक नेगेटिव y बचेगा और y से कैंसिल इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, u ऑफ x एंड u y। सिमिलरली आप v का विद रिस्पेक्ट टू x लें एंड विद रिस्पेक्ट टू y, और इसमें जहाँ x है वहाँ y है, जहाँ y 0 कर देंगे, v ऑफ x 0 माइनस v 0 0 ओवर x माइनस 0, तो जब y 0 होगा ये दोनों 0, x क्यूब ओवर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और जब विद रिस्पेक्ट टू y हम डेरिवेटिव लेंगे इस v का तो y में चेंज आएगा और x इसका 0 हो जाएगा, x 0 है y की जगह y, तो y क्यूब ओवर y स्क्वायर, एक y बचेगा वो भी पॉजिटिव 1 का, तो y, तो देखें यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यू एक्स तो वी वाई के इक्वल है, यहाँ से कह सकते हैं कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, और दूसरी कंडीशन थी कि हमारे पास यू वाई इज इक्वल टू नेगेटिव और वी एक्स की इक्वल आनी चाहिए, तो यू वाई एंड वी एक्स दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए। हाँ जी वो नेगेटिव भी हैं, ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन ये एनालिटिक नहीं है। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हैं लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट 0 पे ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है, तो एनालिटिक फंक्शन होने के लिए उस पॉइंट के नेबरहुड पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लेकिन ये डिफरेंशिएबल है सिर्फ एक पॉइंट 0 पे ही, या सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है ओनली एट वन पॉइंट। बट हम इस सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई है, लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही पॉइंट पे फंक्शन जो है सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं, और एनालिटिक होने के लिए उस पॉइंट के नेबरहुड पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉन एनालिटिक। नेक्स्ट एग्जांपल एफ इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जी मोड स्क्वायर, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 0 पे ही ओरिजिन पे ही ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और ये भी सी आर इक्वेशन को सिर्फ एक ही पॉइंट पे सेटिस्फाई करता है, तो हम बट इज नॉट डिफरेंशिएबल एनीवेयर एल्स, और कहीं भी 0 के अलावा कहीं भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये फंक्शन भी हमारा नोवेयर एनालिटिक फंक्शन है बट डिफरेंशिएबल ओनली एट 0। सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी या थ्योरम की एक स्टेटमेंट है, क्राइटेरिया फॉर एनालिटिसिटी, सपोज दैट आर रियल फंक्शंस u एंड एक्स वाई, u एंड v आर द रियल फंक्शंस और आर कंटिन्यूस हैं एंड हैव कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इन अ डोमेन d, और ये कंटिन्यूस भी हैं एंड हैव फर्स्ट continuous first order partial derivatives in a domain D. If u and v satisfy the Cauchy-Riemann equation, that means कि अगर वो continuous भी हैं और continuous first order partial derivatives भी हैं, मतलब CR equations at all points of D satisfy करती हैं, then complex function f of z is equal to u of xy plus iota v of xy is analytic in D. उस domain D के अंदर function जो होगा वो analytic होगा। ये sufficient condition है for analyticity। वो क्या है कि function u and v जो real जो parts होते हैं, real functions होते हैं for analytic फंक्शन के जो रियल पार्ट्स होते हैं वो फंक्शन कंटिन्यूस में है एंड हैव कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड सैटिस्फाई सीआर इक्वेशंस, देन अ फंक्शन, ये सफिशिएंट कंडीशन है फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई एग्जांपल एफ इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वी ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका u है एक्स ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर एंड ये इसका फंक्शन v है v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर आर कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट दैट पॉइंट वेयर, ये सब दोनों कंटिन्यूस होंगे इस इन पॉइंट के अलावा जहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है, इन पॉइंट के अलावा फंक्शन ये कंटिन्यूस होता है एक्सक्लूडिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के अलावा। अगर मैं इसका u का विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डेरिवेटिव लूँ किस तरह से आएगा, क्वेश्चन रूल यहाँ मैंने अप्लाई किया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर, क्वेश्चन रूल क्या होता है वो आपको पता होगा, सेकंड ईयर में ऑलरेडी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके हैं। यू का मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया और v का विद रिस्पेक्ट टू y लिया, तो आप देखें दोनों इक्वल हैं, फर्स्ट जो पेयर है सी आर इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट आप u का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लें एंड v का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया, ये भी एक दूसरे के नेगेटिव्स हैं, तो सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एक्सेप्ट एट z इज इक्वल टू 0, z को 0 नहीं ले सकते, मतलब इस चीज़ को आप 0 नहीं ले सकते, इसके अलावा ये फंक्शन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हम कह सकते हैं कि f जो फंक्शन है हमारा इज एनालिटिक इन एनी डोमेन D
उस डोमेन डी के अंदर ये फंक्शन जो मैंने लिया है f(z) = x ओवर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर माइनस y ओवर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, उस डोमेन में ये फंक्शन एनालिटिक होगा जिस डोमेन के अंदर ये जीरो होगा, जीरो नहीं होगा। दैट डज नॉट कंटेन पॉइंट z = 0, उन डोमेन में होगा जिस पॉइंट में ये z जीरो नहीं होगा। मतलब इसको निकाल के बाकी तमाम पॉइंट्स, बाकी तमाम डोमेन्स पे ये फंक्शन एनालिटिक होगा, इस पॉइंट को निकाल के जहाँ ये जीरो होगा, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर = 0। ये आप अच्छे से देख सकते हैं। सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी एंड नेसेसरी कंडीशन सीआर क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करती हैं। फंक्शन कोई एनालिटिक है तो वो सीआर क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करता है, और सफिशिएंट कंडीशन ये है कि वो सीआर इक्वेशंस यू एंड वी कंटिन्यूस हो एंड हैव कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, देन जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक हो सकता है। विद एग्जांपल हमने बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लिया। कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशंस बहुत एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशंस है, और आप इसको याद रखिएगा, बहुत ये काम आएगी आपके। ये कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन जो कार्टियन फॉर्म हमने पढ़ी थी, पार्शियल यू ओवर पार्शियल x = पार्शियल v ओवर पार्शियल y एंड पार्शियल u ओवर पार्शियल y = नेगेटिव ओवर पार्शियल v ओवर पार्शियल x, ये कार्टियन फॉर्म थी सीआर इक्वेशंस की। कम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है कि पार्शियल जो भी आपको फंक्शन दिया गया उसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू z बार और शुड बी इक्वल टू 0। वो कम्प्लीटली फंक्शन का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू z बार लेते हैं, वो कम्प्लीटली अगर 0 आ जाता है तो ये कम्प्लेक्स फॉर्म है ऑफ सीआर इक्वेशंस की। और ये बहुत काम की है, ये हमेशा याद रखिए कि इसमें बहुत मतलब हेल्प हो जाती है हमें। ये 4 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं लेने पड़ते, ये पेयर ऑफ जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है ये चेक नहीं पड़ते। हम सिर्फ अगर z बार या z फंक्शन में कंटेन करता है तो हम ये कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन से भी चेक कर सकते हैं कि फंक्शन सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। या आपको या इस तरह से भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें किसी फंक्शन, कम्प्लेक्स फंक्शन की, तो हम वो भी यहाँ से चेक करके बता सकते हैं। पार्शियल मतलब जो हमारे पास फंक्शन होगा वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए फ्रॉम z बार, तो वो फंक्शन एनालिटिक होने के काफ़ी हद तक उसके चांस होते हैं। या डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट भी हम इजीली चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, उससे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फंक्शन लेती हूँ f(z) = z mod स्क्वायर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ओनली एट 0 पे ही ये फंक्शन, हमने कार्टियन फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन से भी हमने इसको चेक किया कि ये सिर्फ 0 पे ही डिफरेंशिएबल है और किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है एंड नो वेयर एनालिटिक है। तो हम विद हेल्प ऑफ कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन से भी चेक कर लेते हैं। f(z) = z mod स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं z × z बार, ये कम्प्लेक्स फंक्शंस की प्रॉपर्टी, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसको, जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z बार लेंगे तो हमारे पास सिंपली z ही आएगा। तो ये 0 कब होगा? ये 0 तभी होगा अगर z इक्वल, मतलब इसका रियल और जो इमेजिनरी पार्ट है दोनों x भी 0 y 0 हो जाए। एट ओरिजिन पे ही डिफरेंशिएबल था, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। ये डिफरेंशिएबल है ओनली एट z इक्वल टू 0, और कहीं और ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये नो वेयर एनालिटिक फंक्शन है, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन के लिए हमने कहा था किसी पॉइंट पे एनालिटिक होने के लिए उस पॉइंट और उस पॉइंट की नेबरहुड में एक में भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब वो फंक्शन एनालिटिक होता है। तो ये इट इज़ डिफरेंशिएबल ओनली एट 0। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी भी हमें एमसीक्यूज में पूछी जाती है, तो हम ये सिंपलेस्ट टेस्ट है, इससे भी आप चेक करके बता सकते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। और ये बेहतर है, आप इसको याद रखिए, इसी को आप यूज़ कीजिएगा, कर सकते हैं कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशंस। फर्स्ट एग्जांपल थी, और सेकंड एग्जांपल हम अंडरस्टैंड करते हैं कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फंक्शन है f(z) = z बार, जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये नो वेयर डिफरेंशिएबल है एंड नो वेयर एनालिटिक फंक्शन है। तो हम इस किस तरह से करेंगे? पार्शियल f ओवर पार्शियल z बार लेंगे इज इक्वल टू 1, तो नॉट इक्वल टू 0, नेवर इक्वल टू 0, कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो हम फिर कह सकते हैं कि ये नो वेयर डिफरेंशिएबल है, किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और नो वेयर एनालिटिक भी होगा। फिर ऐसे ही है, नो वेयर एनालिटिक है, नो वेयर डिफरेंशिएबल। ये एग्जांपल 2 थी। एक और एग्जांपल अगर आप देखें, ये हम ऑलरेडी सीआर इक्वेशंस एंड डिफरेंशिएबल बाय डेफिनेशन भी हम सारा कुछ ये कर चुके हैं। अब मैं कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशंस बता रही हूँ कि जो एमसीक्यूज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म सीआर इक्वेशंस की बहुत हेल्प करती हैं। आप इसी को ही यूज़ करना कि फंक्शन जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट हो z बार से। अगर फंक्शन में z बार कंटेन करता है तो कभी भी मतलब एनालिटिक नहीं हो सकता, तो उसका डेरिवेटिव ले शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब वो फंक्शन एनालिटिक हो सकता है। और यहाँ जो था ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे था, डिफरेंशिएबल है लेकिन एनालिटिक नहीं है।
और तमाम पॉइंट्स, मतलब हमने क्या कहा, ये रेगुलर पॉइंट नहीं है। रेगुलर पॉइंट क्या होता है कि उस पॉइंट और उस पॉइंट के नेबरहुड में भी जितना भी स्मॉलेस्ट ने उसके अनकाउंटेबल पॉइंट के लिए उसको डिफरेंशिएबल होना पड़ता है फॉर एनालिटिक फंक्शन होने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फंक्शन लेती हूँ, आप इससे अंडरस्टैंड करेंगे। मैं ले लेती हूँ कोस जी बार। कोस ऑफ जी, जो साइंस ऑफ जी होते हैं, ये एंटायर फंक्शन हैं और ये एनालिटिक फंक्शन भी हैं। मतलब एनालिटिक फंक्शन है तो ये एंटायर फंक्शन, मतलब पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे ही ये डिफरेंशिएबल होते हैं और ये हमारे एंटायर फंक्शंस होते हैं। लेकिन कोस जी बार अब ये कंटेन कर रहा है जी बार को। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये कोस जी बार, मतलब मैंने कहा कि कोस ऑफ जी आ जाए, साइन ऑफ जी आ जाए, टेंस ऑफ जी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हमारे एंटायर फंक्शंस होते हैं। लेकिन एफ ऑफ जी इक्वल टू कोस जी बार मैंने कह रही हूँ कि ये एनालिटिक नहीं है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ विद पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी बार, तो मेरे पास, या इसको कार्टियन फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं, एक्स माइनस बीटा वाई लिखें पे कोज ऑफ एल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला आप लगाएं और इसको कर लें, तो कार्टियन फॉर्म से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ये कार्टियन फॉर्म है सी आर इक्वेशंस की, ये सी आर इक्वेशंस की कार्टियन फॉर्म है और ये मैंने कम्प्लेक्स फॉर्म लिखी है। और कोस जी बार को मैं कह रही हूँ कि बाय कम्प्लेक्स फॉर्म आप सिंपलेस्ट फॉर्म जो है इसका डेरिवेटिव लें तो वो आ जाएगा माइनस साइन जी बार। और ये साइन जी बार इज इक्वल टू जीरो कब होगा, ये सिर्फ एन पाई जी बार इज इक्वल टू अगर एन पाई पे ही ये हमें जीरो देगा। ये साइन के जो जीरोज होते हैं वो एन पाई पे होंगे और एन पाई और एन यहाँ बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से, तो ये हो गए जीरो होगा, पाई, टू पाई अप टू सॉन एंड -2 पाई, -3 पाई जो होंगे वो इसके जीरोज होंगे, जहाँ पे ये साइन हमें वैल्यू जीरो देगा। और मतलब ये सिर्फ इन्हीं पॉइंट के लिए ये फंक्शन हमें जीरो देगा। और अगर मैं, ये इसके रेगुलर पॉइंट नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं जीरो को समझूँ ये जीरो इसका रेगुलर पॉइंट है, तो जीरो के फिर नेबरहुड में के जो पॉइंट्स होंगे उस पे भी फंक्शन को फिर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ जीरो पे ही जीरो दे रहा है हमें, और इसके जो अनकाउंटेबल पॉइंट्स, काउंटेबल पॉइंट्स के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल पॉइंट के लिए ये हमें डिफरेंशिएबल जीरो नहीं देगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे ये साइन जी कोस जी बार इज नॉट एनालिटिक। ओके, जो एनालिटिसिटी हम चेक करते हैं वो अनकाउंटेबल पॉइंट्स के लिए होती है, ये काउंटेबल पॉइंट के लिए जीरो हो रहा है, अनकाउंटेबल पॉइंट के लिए नहीं हो रहा। तो हम यहाँ से, क्योंकि जीरो चीज जिस तरह मैंने बताया रेगुलर पॉइंट नहीं है, इस तरह पाई, टू पाई, ये 3 पाई, ये कोई भी इसके जो पॉइंट्स है वो रेगुलर पॉइंट नहीं है। यहाँ पे जो मैंने फंक्शन लिया था, फंक्शन का जब डेरिवेटिव लिया पार्शियल एफ और पार्शियल जी बार, तो मेरे पास जी आया था, जीरो नहीं आया था। और ये जीरो कब बनता था, जब मैं एक्स और वाई, मतलब इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को जीरो लेती थी, तो ये मेरा इक्वल टू जीरो ये डेरिवेटिव बनता था। और उस पॉइंट पे ये फंक्शन जो था मेरा डिफरेंशिएबल तभी था जब ये जी जीरो होता है, उसके अलावा ये जीरो नहीं हो रहा था, इसलिए ये डिफरेंशिएबल ओनली एट जीरो बट नॉट एनालिटिक एट दैट पॉइंट। मैं एग्जाम्पल फोर से आप इसको अंडरस्टैंड करें क्या। एग्जाम्पल फॉर एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स, मैंने कहा था जिस फंक्शन में अगर जी बार आ जाता है लेकिन वो फिर वो एनालिटिक नहीं हो सकता। जिस तरह जी बार इसमें भी था, इसमें भी था और इसमें भी जी बार है, तो ये एनालिटिक नहीं थे। अब मेरे पास एक ऐसी एग्जाम्पल भी है जिसमें जी बार नहीं है लेकिन ये फिर भी एनालिटिक नहीं है। कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जिसमें जी बार नहीं है लेकिन जी बार है, तो वो एनालिटिक नहीं हो सकते। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन भी हैं। अब लाजमी नहीं आपको पेपर में कोई क्वेश्चन है जिसमें जी बार नहीं आप उसको एनालिटिक कह दें, ऐसा भी नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा कि जिस फंक्शन में जी बार आ जाए तो वो एनालिटिक नहीं हो सकते या एनालिटिक नहीं होते। तो जिसमें जी बार ना हो क्या वो भी एनालिटिक नहीं होंगे, तो ये मैंने ऐसे एग्जांपल लिया जिसमें जी बार नहीं है, तो ये फिर भी एनालिटिक नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने लिया एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स है, तो आप इसको ये एक ओनली एक रियल पार्ट है, तो हमने एक ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो रियल पार्ट ऑफ जी होता है वो इक्वल होता है जी प्लस जी बार ओवर टू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको जी ओवर टू प्लस जी बार ओवर टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इसको मैं डेरिवेटिव लूंगी विद रिस्पेक्ट टू जी बार, तो ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। और जी बार ओवर टू, इसका जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी बार होगा इज इक्वल टू नहीं है ना किसी भी पॉइंट पे, और ये एनालिटिक भी नहीं है। ये जी बार नहीं है, लाजमी नहीं है कि वो एनालिटिक हो जाएगा। तो ये ऐसे मैंने एग्जांपल ली जिसमें जी बार नहीं था लेकिन वो फिर भी एनालिटिक नहीं है। अब तक जितने भी कन्फ्यूजन थे आपके इंशाल्लाह दूर हो चुके होंगे related to differentiability and analyticity of a function of a complex function. So thank you, please subscribe, like and share with your friends. Thank you.